हर कलाकार में संवेदना का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, पर कविताएं कभी भी मैंने सोच कर नहीं लिखी। कविता जब भी आती है वो अंदर से उद्घाटित होती है। कोई ऐसा क्षण होता है जो आपको कविता लिखने को प्रेरित करता है। भले ही वो कुछ नेचुरल सराउंडिंग्स हों या कोई घटना घटे आपके साथ, किसी व्यक्ति के साथ, तो अंदर से कविता उद्घाटित होती है और मैं उसको उसी वक्त पेन डाउन करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं देवी अहिल्याबाई की शूटिंग के लिए पुणे के आगे जेजुरी का किला है, वहाँ जा रहा था। गाड़ी में बैठा हुआ था और घुमावदार रास्ता था, बरगद के पेड़ थे, वट वृक्ष, घुमावदार रास्ता पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ियाँ थी ऊंची ऊंची आजू बाजू। और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वृहद आकार में मेरी माँ एक पहाड़ी के ऊपर बैठी हुई है और एक कविता ने जन्म लिया और मैंने उसको उसी वक्त पेन डाउन करना शुरू किया। उसमें वो सारी प्रकृति, वो बरगद के पेड़, वो पहाड़ पर वृहद आकार में बैठी हुई मेरी माँ। तो कविता आई, माँ क्या करोगी। तो कविता इस प्रकार है। माँ तेरी क्या कहें, क्या जपें, कैसे करे आराधना। धरा से गगन के मध्य जीवन बौनों से है भरा हुआ। पर्वत श्रेणी को सिंहासन बना बैठा देखा तुझे। हम रेंगते चढ़ते रहे, कभी चरण तेरे नखों में होकर धूल में लिपटे हुए। हर अगले मोड़ पर मुस्कुराती छिप गई तू। दौड़ते भी छू न पाए हम तेरी मुस्कान को। वट हो माता पल रहे हैं स्वार्थी सी डाल बनकर। लिप्सा की जड़ें निकाले झूले पड़े चमगादड़ों से। बोझ पैरों पर उठाए घात से तुम मुंह फिराए। झेले रही हो पापी अपने अंश को। कोई कहे क्या, क्या लिखे वो शब्द, क्या करें तेरा सामना। गहन निद्रा देखा तुझे जब शांति से लेटा हुआ। शब्द निकले मुंह से तेरे, बेटा झरता गया। हर क्षण जो जीवित, कण कण विराजित, इकाइयों से मुक्त अस्तित्व। चुप्पी और शांति में ही वृहत्तर होता जाता। कल भी था, आज भी मां, कल भी होगा। तुम क्या करोगी, ऐसे ही क्या चुप रहोगी। बौनों से होगा जब सामना। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अलंकार जोड़े मेरे नाम के साथ, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके जो साथी कलाकार हैं जिनके साथ आपने काफी काम भी किया है, वो लोग खुलेआम पर्दे पर गालियां देते हैं, खुलेआम ऐसे अभद्र सीन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है। तो आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा मतलब नैतिकता के मानदंड पर जो आप खड़े हैं, तो कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? अभी आशीष जी, मैं आपको बताऊं एक चीज। अभी फिल्म ये इंडस्ट्री का पैटर्न। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा है कि एक अंग्रेजी में बड़ी पॉपुलर से है, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो कम से कम आप जैसे व्यक्तित्व की कंपनी का तो कुछ तो असर उन पर होना चाहिए था। एक इंसान एक अकेला चना क्या भाड़ पड़ेगा, वो छोड़िए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि पैटर्न बहुत बदल गया है। अगर आप जाके धुरंधर देखेंगे तो मैंने वहां पर देखा कि धुरंधर में जिस तरह की भाषा का उपयोग है, हम्म। एकदम आम तौर पे, तो लड़के लड़कियां सब बराबर, सब पढ़े लिखे लोग रिएक्ट कर रहे थे, बहुत प्रॉपर रिएक्ट कर रहे थे उस चीज को। एंड देवर नॉट, मतलब ऑकवर्ड कोई नहीं था उसके अंदर। सो कई बार आपको सीरियसली ये भी सोचना होता है कि आप कौन सा पात्र कर रहे हैं, वो हम्म। पात्र किस तरह की भाषा उपयोग करेगा। हम्म। लेकिन थोड़ा सा उत्तरदायित्व ये होता है, चूंकि हम मीडिया वाले हैं,
मेरी सोच। अब ऐसा नहीं, भोलानाथ पांडे ने भी गंगाजल में गालियां बकी है, और उन गालियों को बकायदा मूल रूप में जैसे होती है वैसा ही उपयोग किया है, लेकिन डबिंग में चेंज किया है हम लोगों ने, है ना। तो लेकिन अब तो खुलेआम चलता है मामला। तो अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है धुरंधर के बाद में। तो अब सारे फिल्म मेकर्स, धुरंधर ने एक अलग मानक स्थापित कर दिया है। नहीं, ये तो धुरंधर के पहले से भी हो रहा है सर। हो रहा है हाँ। उसमें धुरंधर हम्म। में कुछ मतलब कोई लाइन गाली के बिना है ही नहीं। तो आप फिर ये समझ, आपको को नहीं लगता कि आपने नैतिकता के नाम पर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया? नहीं देखिए क्या होता है, अलग चीज बतला रहा हूँ। जब हम सीधी सी बात करें तो भाषाई तौर पर तो ठीक है, ठीक है। भाषाई तौर पर बहुत आप आम तौर पर भी आप बाहर घूमेंगे तो लोग यूज करते हैं इस तरह की भाषा, लोग अभ्यस्त हैं। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो शुचिता भाषा में उपयोग करते हैं। आमतौर पर भी लोग कई बार तो मैं भी करता हूं, और मैं झूठ क्यों बोलूं, ड्राइविंग करते वक्त मेरे बच्चे से पूछेंगे तो वो पूरा मेरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। तो मैं ड्राइविंग करते वक्त मेरे मुंह से भी निकलता है। तो ये नेचुरल है। तो जो नेचुरल, लेकिन लेकिन जो बिलो द बेल्ट जाने की बात कर रहे थे हम लोग, एक फिल्म मैंने की थी, स्कॉटलैंड। अब मैंने फिल्म की, मेरे सीन्स तो कमाल के थे, मैंने फिल्म बहुत अच्छे से किया। अब बाद में जब मैंने अपने जिस दिन रिलीज होने वाला था फिल्म, मैंने अपने बड़े भाई को बतला दिया अपने शहर में कि आज यार आपके भाई की फिल्म आने वाली है। तो वो तो पूरी परिवार को लेकर बैठ गए। और ये फैक्ट बतला रहा हूँ आपको, जो हमारी हर दूसरे तीसरे दिन बात होती थी, 10 दिन तक उनसे कोई बात नहीं। और मैं सोचूं कि यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा दिमाग खटका कि कुछ न कुछ गड़बड़ है फिल्म के अंदर। और जब मैंने उठा के फिल्म देखी, तो ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं पता कि फिल्म में और क्या है, लेकिन इतना कुछ डाल दिया गया। अब आप जब स्कॉटलैंड टाइप करेंगे गूगल के ऊपर, तो सेंटर में मुंह चिपका हुआ है मेरा। तो लोग तो मेरे फेस को देख के फिल्म देखेंगे, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ बिलो द बेल्ट, इतना ज्यादा बिलो द बेल्ट चीजें उपयोग की गई हैं। तो वहां पर फिर दिल दुखता है। इसको और बेहतर रूप में आपको मैं बतलाता हूँ कि मैंने रेप भी किया है फिल्म के अंदर, जी, चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में। हम्म। लेकिन उस रेप को फिल्माने का तरीका देखिए प्रकाश जी का। उसी रेप को कोई और डायरेक्टर बहुत ही अलग तरीके से फिल्मा सकता है। आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम सिग्नल्स दे रहे हैं। और मानिए इस चीज को कि छोटे शहरों में लोग प्रभावित होते हैं, मैंने देखा है बहुत। जो हो रहा है ना स्क्रीन पर, उसी से वो सीखते हैं। अब तो आपको तो शायद पता ही होगा, क्रिश विश के समय लोग फिल्म देखने के बाद कूद गए थे ऊपर से। तो लोग इस तरीके के हमारे यहाँ पे इतने भोले लोग हैं, तो हमको थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। एक बात तो पक्का है, तबरेज के संगत में तुमको बस वही मिलेगा, शोषण और अपमान। सर, इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा को तो वाकई कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्रकाश जी की आप बात कर रहे हैं, वो कैसा और किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनके प्रस्तुतिकरण, इस तरीके के दृश्यों को हमने राजनीति में भी देखा। एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया, राजनीति देख लीजिए, चक्रव्यूह है, गंगा जल है, अपहरण है। आपका एक प्रकाश झा की जो फिल्में हैं उनमें आपका होना एक बड़ा लगता है, जैसे लाजमी सी बात है, होंगे ही आप ऐसा तो। कतई नहीं है, कतई नहीं, ऐसा कतई नहीं। अच्छा। मैंने मैंने चक्रव्यूह के बाद में प्रकाश जी के साथ में काम ही नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टर को भी एक रिलीफ चाहिए नए एक्टर्स के साथ काम करने के लिए। हमने प्रकाश जी के साथ काम कर लिया आशीष जी, ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई हमारी। मैंने बीच में एक फिल्म की थी, इश्क फॉर, जिसके डायरेक्टर थे, का सिप्पी का नाम भूल रहा हूँ, रमेश सिप्पी जी के भतीजे हैं वो।
इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की। इज सो हम्बल। मैं सेट पे पहुंचा, प्रधानमंत्री का रोल किया है मैंने उसमें, जिसकी बेटी का अपहरण हो जाता है। तो मैं सेट पे पहुंचा, तो अपहरण हो चुका है और वो फोन पे है। तो उन्होंने सोफे पे सीन लगाया हुआ था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर, अगर ये मतलब जिस तरीके का इसमें हेस्ट है इस सिचुएशन में कि बेटी का अपहरण हुआ है, तो अगर मैं खड़े होकर टर्न करूंगा और वहां से शुरू करूंगा, ये बात आप प्रकाश जी को नहीं बोल सकते हैं। अब ये जो नई जनरेशन है डायरेक्टर्स की, दे आर सो अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने मुझे कहा, चेतन जी आप रूम में जाइए, 15 मिनट के बाद वापस आइए, मैं बुलाता हूँ आपको। मैं 15 मिनट पर मुझे बुलाया गया। उन्होंने लाइटिंग चेंज कर दिया पूरा, जैसे मैंने कहा था, स्टैंडिंग ऊपर और लाइटिंग जो सोफे पे किया हुआ था। तो दीज डायरेक्टर्स लिसन टू द एक्टर्स। सर आजकल थिएटर एक्टिंग, सिनेमा एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग, ये जो है टीवी, इसकी बारे बारे में बातें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। एनएसडी को भी लेकर के ज़्यादा बातें आजकल होती हैं, बहुत अहमियत दी जाती है, आजकल कुछ ज़्यादा दी जाती है। आप एनएसडी से निकले हैं, तो सिनेमा के फील्ड में इस बड़े स्क्रीन पर एनएसडी का वो कौन सी ऐसी सीख है, टैलेंट है, जो आपको लगता है कि आपने उसका भरपूर यूज किया, और आने वाले लोग जिन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया उस कला पर, उस सीख पर जरूर ध्यान दें, आपके काम भी बहुत आई। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बतला दूं, ये कंफ्यूजन लोगों के मन में है, और जो वाकई सही विद्यार्थी नहीं है, केवल उनके ही मन में है। अभिनय अभिनय होता है, फिर वो स्टेज हो, फिर वो कैमरा हो। अब आप देखिए एक चीज, जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं कैमरे के सामने, टीवी के कैमरा हो या ओटीटी का हो या फिल्म का कैमरा हो, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कैमरा कौन सा है। जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूं, तब मैं पूरी सच्चाई से परफॉर्म कर रहा होता हूं। जेपी जैसा पात्र में मुझे छूट लेने की गुंजाइश नहीं है। जैसा है वैसा मुझे तैयार करना होता है। लेकिन जब मैं टेलीविजन या ओटीटी या कोई भी और कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर जब तैयार करता हूं, तो डायरेक्टर्स ने जो मुझे समझाया है, उसके अलावा मेरी इमेजिनेशन से बहुत कुछ मैं उसमें डाल सकता हूं। अब आप परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप मेरी बात सुनिएगा। जब हम स्टेज की बात करते हैं, तो स्टेज पे इंटीमेट थिएटर भी होता है। इंटीमेट थिएटर में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपसे ऑडियंस मात्र 5 फीट दूरी पे है। इट्स जस्ट लाइक परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो यू जस्ट हैव टू फाइन ट्यून। इतना काम करते करते आपके अंदर समझ आ जाती है कि ये वाइड एंगल है, तो वाइड एंगल में मुझे किस तरीके से परफॉर्म करना है। क्लोज है, तो क्लोज में मुझे किस तरीके से एक्सप्रेशंस का उपयोग करना है। ये काम करते करते अपने आप इतने समय तक आदमी जो काम कर रहा है, और जो स्टेज पे भी काम कर चुका है, ये लड़ाई झगड़ा क्यों, ये नसीर जी भी इस चीज का उत्तर दे चुके हैं। यार, एक्टिंग इज एक्टिंग। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? यू जस्ट हैव टू फाइन ट्यून कि मैं क्या कर रहा हूं। आपका जो रोल अधिकतर सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, आप किसी सिस्टम की गलत सही उन परतों को आप सही कर रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। तो जब कोई नया रोल आता है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। मैं मना कर देता हूँ आशीष जी। अच्छा। वही है। हम्म। मैं अब हम होता है, क्योंकि यहाँ पर तो अमूमन ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर कास्टिंग के जो मापदंड हैं, बहुत कास्टिंग के जो लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। ये पढ़ने में प्रश्न, आया है, जी, लोग ये करते नहीं प्रश्न हैं। मैंने जी ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा था कि अब आपकी मनोदशा क्या थी वो तो आप बताएंगे, कि आम तौर पर जो युवा होता है जब वो एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है, तो जो सबसे जो एक चीज होती है जो प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो राइट या रॉन्ग मैनर में, कि वो मैं हीरो होऊंगा, एक एक्ट्रेस होगी, हम पेड़ों के इर्द गिर्द गाना गाएंगे, कुछ सीन्स होंगे, मेमोरेबल इंटीमेट सीन्स हो सकते हैं, लोग याद करेंगे। तो आप जब जिस अवस्था में, जब जिस एज में आप फिल्मों में आए,
तो क्या आपके मन में कुछ इस तरीके की फिल्में, कैरेक्टर, हीरो, एक्ट्रेसेस माइंड में थी? आप प्रभावित हुए थे कि आपको लगा था, ये तो नहीं लगा होगा कि आप फिल्म में जाएंगे तो सीरियस रोल ही करेंगे, जेपी का रोल करेंगे? कुछ तो आपने सोचा होगा सर। ग्लैमर कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट करता ही होगा। बम्बई आ गया तो घर तो चलाना है मुझे, अब मैं पिता के सहारा तो रह नहीं सकता, तो काम तो करना है। और जो काम कर रहे हैं उसी काम में सुख तलाशना है। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं आसमान मिलता। नहीं मिलता। तो होता है वो, कई बार ऐसा टीस तो बनी रहती है, मगर लगातार ये ये जो आपने शेर सुनाया, एक शेर इससे मिलता जुलता भी है। जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम कि हर निकले, ख्वाहिश। अभी जितने भी निकले कम निकले। जी जी जी। तो वो तो खैर, वो टीस तो लगातार बनी रहना चाहिए। और वो टीस मेरे अंदर लगातार, क्योंकि पुलिस तो पुलिस, मैंने बहुत पुलिस प्ले कर लिया। सत्यमेव जयते में आप देख लीजिए, पुलिस, गंगाजल में हम्म। पुलिस। हम्म। और अब सबसे मजे की बात यह है हम्म। कि वो बैरियर तोड़ दिया मैंने सत्यमेव जयते में। मतलब छोटे मनोज वाजपेयी और अर्जुन रामपाल के पिता हूँ, नो डाउट। छोटे अग्निपथ में भी छोटे ऋतिक रोशन का पिता हूँ। लेकिन राजनीति में तो रणबीर कपूर का पिता हूँ, अर्जुन रामपाल का पिता हूँ। तो वो भी तो प्ले किया, वहां भी बैरियर मैंने ब्रेक किया। नहीं, मेरा मूल प्रश्न यही है कि आप जब फिल्मों में आए और जब आपको इस तरीके के रोल मिलते हैं तो आपको लगता नहीं कि मैं पिता का रोल करने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं भी सेम रोल प्ले कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए देखिए, हम्म। बहुत कष्ट होता है, लेकिन गुरु की बात को दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा था कि पात्र बनना, हीरो बनने की कोशिश मत करना। पात्र बनने में बड़ा सुकून है। आप जो पात्र बन रहे हैं उसकी छोटी से छोटी बारीकी अगर आप कर देना, तो अगर मैं सच बोल रहा हूं आपको, जब मैं दिन में कोई एक दो सीन अच्छे कर लेता हूं ना, तो फिर मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ बढ़िया किया। वो उस पात्र का, जिस भी पात्र, जो भी पात्र मैं प्ले कर रहा हूं। बाकी आप जो, अगर आपका पत्र, आपका प्रश्न एकदम स्पष्ट तौर पे ये है कि आपको हीरो बनकर हीरोइन से रोमांस करने की इच्छा नहीं होती क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जयप्रकाश जी और प्रभावती का उदाहरण दो आपको, तो प्लेटोनिक लव था कि अगर जयप्रकाश जी भाषण दे रहे हैं तो प्रभात जी छाता लेकर पीछे खड़ा होती थी। तो जब आदमी की सोच वहां तक की हो जाती है, तो फिर इस तरह की तुच्छ चीजों पर मैं बहुत विचार नहीं करता। एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि आप, जो आपने सफर, मेरे ख्याल से आपने 2000 के करीब में स्टार्ट किया फिल्मी करियर जी आपने, जी तो जी। अब आप जिस स्टेज पर हैं, अब आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी हैं, खास करके हिंदुस्तान के हर घर में आपको लोग पहचानते हैं। तो क्या आपको भी अभी आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह का जो दौर आया है, ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जी आपका सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? हालांकि कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं कि ये कोई मानदंड नहीं है। तो आपसे सीधा सा प्रश्न ये है कि क्या आपको इतना कुछ करने के बाद भी क्या स्ट्रगल का दोबारा से टेस्ट करना पड़ता है? कभी लगता है कि अरे मैं और ऑडिशन दूं, ऐसा कभी कुछ होता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बतलाऊं। कईयों बार, जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, hyundai का एड था, या चाणक्य का, अभी आपने शायद पोरस में कभी मेरा चाणक्य का परफॉर्मेंस देखा हो। hyundai के एड में मुझे रात में कॉल आया, उस समय मेरा हाथ जल जल गया था बाई चांस। तो मैंने कहा कि भाई, बोले सर कल सुबह शूट करना है आपके साथ। मैंने कहा यार, मेरा तो हाथ जला हुआ है। हाथ मतलब, बोले सर फोटो खींच के भेजिए आप। मैंने फोटो खींच के भेजा। मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा यार। बोले सर, करेंगे आप ही के साथ। मैंने कहा हाथ जला हुआ है। बोले हम मैनेज कर लेंगे। तो कईयों बार ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं कि करेंगे आप ही के साथ। पुनीत प्रकाश थे, hyundai का एड था, एड जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं। और जहां पोरस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सीधे बस आपको कॉस्ट्यूम ट्रायल करना है। सो दे डोंट वांट, बट सम पीपल वांट। अच्छा, उसमें आपको अपने ईगो को कई बार ताक पे इसलिए रखना होता है कि आप उस गेटअप में, उस कॉस्ट्यूम में कैसे लग रहे हैं, ये
प्रोड्यूसर, फाइनेंसर देखना चाह रहे हैं। कईयों बार सारे क्रिएटिव लोग ही फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर से आप अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि वो उतने क्रिएटिव होंगे, तो कर देना होता है। और अगर मैं आपसे इतने कंफर्टेबली अभी बैठ के बात कर रहा हूं तो ऐसे ही जाके 4 लाइंस बोल दिया, क्या दिक्कत है उसके अंदर? हमको तो 50 लाइन तो ऐसे याद रहती हैं। ऐसा लाइंस देखते हैं टेलीविजन में, तो लिटरली ऐसे लाइंस देखते हैं जाके बोल देते हैं, क्योंकि लोग यहाँ से इतना सोचते ही नहीं है। तो कई बार कर देना होता है अपने। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ईगो को किल करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ऑडिशन देना। सर, आपने नाना पाटेकर जी के साथ काम किया है। मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज देखे जो जब उनके साथी कलाकारों को पता चला, जैसे राजकुमार जी, दिलीप कुमार जी, अमित जी, तो उन लोगों ने भी कहा, जो डायरेक्टर थे या जिन जो उन दोनों को ला रहे थे, कि भाई थोड़ा सेट पे ध्यान रखना मुश्किल हो सकती है वगैरह वगैरह। आपने तो उनके साथ धमाकेदार रोल किए हुए हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ रॉन्ग अनुभव हुआ? आपकी नज़रों में कैसे हैं वो? इज जेम ऑफ ए पर्सन। देखिए क्या होता है अब ये लोग इतने सीनियर हो चुके हैं, बहुत अतरंगी किस्म के लोग आते हैं सेट के ऊपर कईयों बार। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अननेसेसरी हवा में उड़े हुए होते हैं, तो उनके प्रति रिएक्शंस निकले होंगे वैसे। लेकिन नाना के पास मैं रूम में जाकर बैठा था एक दिन, हम लोग 2-3 लोग गए थे, खाना खाने जा रहे थे, रूम खुला हुआ तो चले गए अंदर। हम बैठे, बैठ 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 बैठ, तो मैं जैसे मैंने कहा कि कान बड़े रखता हूँ, तो बाकी के 2 लोग बातचीत कर रहे थे उनसे, काफी खुल के बातचीत कर रहे थे, चल रही थी बात। क्या वो रोल तो आपने जो रोल किया था उस फिल्म में, वो मैं करना चाहता था, मैं करता तो क्या करता, ऐसा नाना से बातचीत कर रहे थे। तो नाना डील कर रहे थे उनसे जैसा भी है अपनी भाषा में, कि देख, तो 20 पे है ना, तो 20 से 60 पे मत कूद, 20 से 21 पे जा, 21 से 22 पे जा, 22 से 23 पे जा। इस तरीके से समझा रहे थे। और जब तक मैं सामने बैठा हुआ था, अपना पेंसिल और लेटर पैड पे कुछ ऐसे लाइंस करने लगे, तो मैंने कहा ठीक है, ये नाना अलग किस्म के आदमी, कुछ कर रहे होंगे, कभी ऐसा देखते यूं करते। और बातचीत कर रहे हैं उनसे, उनसे बातचीत करते करते मुझे बोले, तू क्यों नहीं बात कर रहा है, तू क्यों चुप है? तो मैंने गाना सुनाया उनको, तो वो ऐसा उठा के जब दिखाया, तो उन्होंने मेरा स्केच बनाया हुआ था, लाइन स्केच, और इतना कमाल का। नाना जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के पास आउट। हमने जब भी आपको पर्दे पर देखा, हमने आपको देखा बिल्कुल वेल मेंटेन शेप में। आमतौर पर हम देखते हैं कि समय के साथ जो कई ऐसे एक्टर्स हैं, उनका शेप बिगड़ जाता है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि आजकल ओबेसिटी मतलब इज अ बर्निंग इशू। तो आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्या क्या आप भी, ये जो हम सुनते हैं अखबारों के माध्यम से, ये डाइट वो डाइट, तो ये छोड़ दो वो कर दो, तो ऐसा कुछ करते हैं? या जो आपने सफलता का स्वाद चखा, तो वो अब खाने में भी आप उसका यूज करते हैं? देखिए मैं सच कहूं, कहा तो जाता है मुझे भी बहुत कुछ, लेकिन मैं जीवन जीने में विश्वास करता हूं। हाँ मतलब थोड़ा सा ये है कि एक्स्ट्रा आपको वर्क करना होता है जिम के अंदर, हम्म। बहुत 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 जी पे आता हम्म। है जिम जाना। लेकिन जब जिम करके निकलते हैं तो खुद हम्म। को धन्यवाद देते हैं कि यार कितना तो अच्छा मतलब एक्सरसाइज। आप समोसे, आइसक्रीम, गोलगप्पे, चावल, रोटी खाते हैं सारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ मतलब उतना फ्रीक्वेंट नहीं है आशीष जी, सच बोलूं। आप बिहार के दामाद हैं, तो जी। आपने बिहार की भाषाओं में काम करने के लिए नहीं सोचा? गंगा जल अपहरण राजनीति, सारी तो लैंग्वेज वही है। हम्म। कुत्ता का जिंदगी है साला, शर्म हम्म। और जिल्लत से भरा हुआ। कुछ ना कीजिए तो पब्लिक मारे, कुछ कीजिए तो साहब मारे। हमसे ज्यादा इज्जत तो क्रिमिनल का है, हम्म। इतना सवाल जवाब तो नहीं है। हम्म। अब आप यहाँ पर भी जो यूपी और बिहार के ऑटो वाले होते हैं, कई बार मैंने एक दिन सुबह सुबह मैं वॉक पे निकला था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कोई नाश्ते की जगह बताओ। अरे बोले सर आप, सर सर फोटो हो जाए।
खिंचा के सब लोग बड़ा प्रेम से फोटो खिंचाए, बड़ा अच्छा लगता है। अब मानिए आशीष जी, मैं हूँ मध्य प्रदेश का, लेकिन लोग मुझे बिहारी समझते हैं, तो इसमें तो मैं अपनी जीत समझता हूँ कि हाँ, मैंने पात्र के साथ न्याय किया है अपनी भाषा के साथ, कि जो मैं हूं नहीं वो लोग मुझे वैसा समझ रहे हैं। नहीं, मेरा इशारा जो बिहार की जो स्थानीय भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। देखिए, मैथिली में मैंने स्टेज पे काम किया है, मतलब मैंने विद्यापति का रोल हम लोगों ने एक मतलब डीडी के लिए ही शूट किया था, नोएडा में ही शूट किया था इनफैक्ट, आपको बताऊं तो विद्यापति मैंने प्ले किया था उसमें। तो उस रूप में मैंने मैथिली भाषा में नहीं, लेकिन मैथिली के कवि हैं विद्यापति बहुत बड़े, वो मैंने विद्यापति का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। लेकिन भोजपुरी साउथ में भी काम करने का सोच रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने किया भी है। अगर आपने फिल्म देखी हो जंजीर रीमेक, या तो रामचरण जी के साथ मैंने उसमें किया था पुलिस कमिश्नर का रोल। डायलॉग मुझे अभी तक याद है, इरवेरेंट जिल्लालू इरवेरेंट ट्रांसफर राष्ट्रलू अपोलो मुतले पेट्टाओ। तुम क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगी। यहां ये सब नहीं चलेगा। कम ऑन, मूव इनसाइड। सर, आमतौर पर एक्टर्स से पूछा जाता है कि कौन सी फिल्म उनके दिल के करीब है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार के सदस्यों के लिए आपकी कौन सी फिल्म, कौन सा कैरेक्टर उनके क्लोज टू देयर हार्ट है। कमर्शियली छोड़ दें तो, क्योंकि मेरी भाषा ही इनकी भाषा होती है, और मेरे लिए अभी तक लोकनायक से बढ़कर और कोई काम आज भी मैं लोगों को बोल रहा हूँ, बेस्ट वर्क ऑफ माई लाइफ। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, आपका परिवार के करीब कौन सी मूवी है, कौन सा कैरेक्टर है। अब सर्टनली ये लोग बोलते नहीं है, लेकिन हाँ, कमर्शियली आप जिन चीजों से आपको निश्चित तौर पर घर में आर्थिक फायदा होता है, तो पहचान तो निश्चित तौर पर अग्निपथ से बहुत मिली है। ठीक हो सर, आपने टीवी किया, सिनेमा किया, बहुत सारे एड्स किए, थिएटर किया। आजकल हर नए एक्टर को बोला जाता है कि भाई, थिएटर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जाके थिएटर देखो तो सही। तो एक प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, जो मुझे लगता है कि भारत में हर बंदा खुद को घोषित कर चुका है कि मैं एक एक्टर हूँ। थिएटर से जुड़ना, थिएटर जाके देखना, थिएटर में बैठना, टाइम देना, ये लगता है कि ये या तो फैंसी है या टाइम पास है। तो आप तो थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो इसमें दो बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थिएटर का अनुभव कैसा रहा, क्या ये एक अदाकार से कुछ ज्यादा था, और दूसरी बात कि ये जो टेंडेंसी है कि मैं तो बॉर्न एक्टर हूँ, मुझे क्यों जाना है थिएटर, मैं तो सीधे सिल्वर स्क्रीन पे जाऊंगा। तो इस सोच को आप कैसे करेक्ट करेंगे। देखिए, ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर है बहुत हद तक, और आपको किस तरीके के टीचर्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ है, आने जब से मैं आया जिस दौर में आशीष जी, कि जो हीरो ऑन टेलीविजन है उसकी एज बहुत कम हो गई। मतलब हम जब आए तब 24-25 की एज, आज 17-18 साल के लड़के हीरो बने हुए होते हैं, है ना, ये लड़की है। तो ये बहुत ही अंडर ट्रेन्ड होते हैं। मैंने कई लोगों को मेरे आंख के सामने बालाजी टेलीफिल्म्स में, दे वर गेटिंग पेड टू लर्न, काम करते करते हमारे आंख के सामने सीख रहे थे, मैं खुद देखा है। तो अब टेलीविजन में बहुत दरकार होती भी नहीं है अच्छे परफॉर्मर्स की। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे अभिनेता चेतन पंडित जी की बातों का। बहुत ही दमदार अभिनय करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं बेबाक और बड़े ईमानदारी से, आपको जरूर पसंद आया होगा। और मैं हूं आप सभी का दोस्त आशीष कुमार, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देख रहे हैं और देखते भी रहिए द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद।